हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन। आज हम आपके साथ डिस्कस करने जा रहे हैं आरआरबी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्यूशन का पार्ट जनरल साइंस यानी कि सामान्य विज्ञान। ये हमारा सामान्य विज्ञान का पार्ट 15 है, यानी कि क्लास नंबर 15 है। और ये जो क्वेश्चन पेपर है आरआरबी ग्रुप डी 12 अक्टूबर 2018 का शिफ्ट सेकंड का ये क्वेश्चन पेपर है। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के साथ। Ram swims in a 103-meter long pool. He covers 206 meter in 1 minute by swimming from one end to the other and back along the same straight path. Find his average speed। यानी कि राम ने 103 मीटर 103 मीटर लंबे पुल में तैरते हुए उन्होंने 1 मिनट में एक छोर से दूसरे छोर तक यानी कि जाते हैं पहले और फिर वापस आते हैं, तैरते हुए 206 मीटर की दूरी तय की। उसकी औसत गति आपको बतानी है। तो स्पीड इक्वल्स टू क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू होगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब डिस्टेंस कितना है? 206 मीटर है और टाइम आपके पास 60 सेकंड यानी कि 1 मिनट है। तो इसको 6 सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 सेकंड हो जाएगा, यानी कि इसका जो इकाई हो जाएगा, इसका यूनिट हो जाएगा, क्या हो जाएगा? मीटर पर सेकंड। अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए आप, तो ये हो जाएगा 3.43 मीटर पर सेकंड। ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका बी, यानी कि बी हो जाएगा करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, अ फिजिकल क्वांटिटी विच कैन नॉट बी नेगेटिव इज। यानी कि एक भौतिक मात्रा जो ऋणात्मक नहीं हो सकती है वह क्या होती है? तो देखिए, फोर्स, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये तीनों ही जो हैं नेगेटिव हो सकती हैं, पर जो डिस्टेंस है, दूरी है, ये हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। आपसे पूछा गया है कौन सी भौतिक मात्रा है जो ऋणात्मक नहीं हो सकती है। तो आप जब भी दूरी को कैलकुलेट करिएगा, डिस्टेंस को कैलकुलेट करिएगा, तो हमेशा ही ये पॉजिटिव में रहेगी। आप ये तो बोलेंगे नहीं कि नेगेटिव डिस्टेंस में ट्रेवल करके आया हूँ। तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 150 kg इज एक्सलरेटेड यूनिफॉर्मली फ्रॉम अ वेलोसिटी ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड टू 16 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन। यानी कि बड़े पैमाने पर 150 किलोग्राम, यानी कि मास गिवन है 150 किलोग्राम की एक वस्तु है जो 5 सेकेंड में 6 मीटर पर सेकेंड से 16 मीटर पर सेकेंड के वेग से समान रूप से त्वरित होती है। तो त्वरण आपको ज्ञात करना है। तो त्वरण जो होगा, त्वरण यानी कि प्रारंभिक अंतिम वेलोसिटी माइनस प्रारंभिक वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, जितना भी टाइम लग रहा है। अब अंतिम वेलोसिटी है 16 मीटर पर सेकेंड और प्रारंभिक है 6 मीटर पर सेकेंड और टाइम कितना लग रहा है? 5 सेकेंड लग रहा है। यानी कि यहाँ से जो त्वरण आप कैलकुलेट करेंगे तो 10/5 यानी कि 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, यानी कि पी इसका हो जाएगा क्या? करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूविंग विथ एन एक्सेलरेशन a। यानी कि द्रव्यमान m के किसी वस्तु का बल त्वरण a के साथ आगे कैसे बढ़ता है? तो F इक्वल्स टू हम सभी जानते हैं, F इक्वल्स टू मास इंटू एक्सेलरेशन, यानी कि द्रव्यमान गुणित त्वरण होगा, यानी कि F इक्वल्स टू ma, यानी कि B इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ है, मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी इक्वल्स टू होता है क्या? यानी कि यांत्रिक ऊर्जा माइनस गतिज ऊर्जा इक्वल्स टू आपको डिफाइन करना है। तो जो यांत्रिक ऊर्जा होगी, मैकेनिकल एनर्जी जो होती है, ये होती है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, यानी कि स्थितिज ऊर्जा। यानी कि जो यांत्रिक ऊर्जा होती है ये किस किस के ऊर्जा के बराबर होती है? तो ये स्थितिज ऊर्जा प्लस गतिज ऊर्जा यानी कि काइनेटिक एनर्जी के बराबर होगी। तो यहाँ से मैकेनिकल एनर्जी माइनस काइनेटिक एनर्जी करेंगे तो ये आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी के बराबर, यानी कि स्थितिज ऊर्जा के बराबर। तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन डू मोर वर्क। यानी कि निम्नलिखित में से कौन अधिक काम कर सकता है? अ रेज्ड हैमर, यानी कि एक उठाया हथौड़ा। रोटेटिंग व्हील, यानी कि एक घूर्णन कर रहा पहिया।
मूविंग बुलेट एक चलती बुलेट या फिर स्पीडिंग स्टोन यानी कि एक तेजी से स्पीडिंग स्टोन यानी कि तेजी से जो चल रहा है पत्थर। तो जो मूविंग बुलेट है ये सबसे ज़्यादा क्या करेगा, काम करेगा, वर्क करेगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 है अ सर्टेन हाउस होल्ड हैज कंज्यूम 200 यूनिट्स ऑफ एनर्जी इन अ वीक, हाउ मच एनर्जी इज दिस इन जूल, यानी कि एक निश्चित परिवार ने एक हफ्ते में 200 यूनिट ऊर्जा की खपत की, तो जूल में यह कितनी ऊर्जा होगी। तो आप सभी को पता है 1 किलोवाट हावर, 1 किलोवाट हावर को जूल में कन्वर्ट यदि हम करेंगे तो किलो यानी कि 10⁻³ ये हो जाता है, और फिर वॉट हावर यानी कि हावर को यदि सेकंड में कन्वर्ट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, पहले तो मिनट में कन्वर्ट होगा फिर सेकंड में होगा, यानी कि ये हो जाएगा 3600, और ये आ जाता है 3.6 इंटू 10⁻5 जूल, यानी कि 1 किलोवाट हावर इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁻2, यहाँ से आ जाएगा 3 यहाँ से, और 10⁻6 जूल। 1 किलोवाट हावर यानी कि 10⁻6 जूल के इक्वल होगा। अब पूछा गया है 200 यूनिट, यानी कि 200 का इसमें आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये जूल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो यहाँ से 10⁻6 है और 2 ये है तो 10⁻8 की टर्म में आएगा, और साथ में 3.6 इंटू 2 करेंगे तो 7.2 आ जाएगा, यानी कि 7.2 इंटू 10⁻8 जूल, ये होगा जूल में इसका कन्वर्जन, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आप पावर में है जो 10⁻ है ये इसमें दिया हुआ है, यानी कि बी है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू और फॉल्स अबाउट द स्पीड ऑफ साउंड इन डिफरेंट मीडियम एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन 25 डिग्री सेल्सियस पर विभिन्न मीडियम में ध्वनि की गति के बारे में सच है या गलत है। तो सबसे पहले बता रहा है ये ए पॉइंट जो है इन अ वाटर, या फिर सी द स्पीड ऑफ साउंड इज 1531 मीटर पर सेकेंड, यानी कि पानी या समुद्र में ध्वनि की गति क्या होगी 1531 मीटर पर सेकेंड है, तो ये करेक्ट है। सेकंड दिया गया है इन ईयर स्पीड ऑफ साउंड इज 346 किलोमीटर पर सेकेंड, यानी कि हवा में ध्वनि की गति 346 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसके बारे में भी आप देखिए, तो जो स्पीड ऑफ साउंड इज 346 किलोमीटर पर हावर या सेकेंड भी होगा तो ये रॉन्ग है। जो 340 के अराउंड या 346 के अराउंड होगा ये पर मीटर पर सेकेंड में होगा, तो ये हो जाता है रॉन्ग, यानी कि बी जो ऑप्शन है ये हो जाएगा रॉन्ग, केवल ए जो है वो ट्रू है, तो ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है व्हाट टीएस द साइज ऑफ एन इमेज व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट पोजीशन 2f1 ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है, एक कोई भी लेंस है कॉन्वेक्स लेंस है, जब वस्तु को उत्तल लेंस की स्थिति, ये मान लीजिए कि कोई इस उत्तल लेंस है उसकी स्थिति ये फोकल लेंथ है f1 और ये जो सेंटर होगा 2f1 होगा, यानी कि सेंटर पोजीशन पर ही ये रखा हुआ है, तो छवि का आकार आपको बताना है। तो ये आपको पता होना चाहिए सारी इमेज जो फॉर्मेशन है, ये जो सेंटर पर जब भी पोजीशन रखी जाएगी ऑब्जेक्ट की तो ये जो लोकेशन बनेगी वो भी कहाँ पर बनेगी, सेंटर पर ही बनेगी, यानी कि सेम साइज का ये बनेगा, यानी कि सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। एक समान आकार का बनेगा, यानी कि पहले जितना आकार का ऑब्जेक्ट था, एक जो ऑब्जेक्ट रखा था वो उस उतने ही आकार का उसका प्रतिबिंब बनेगा, छवि बनेगी, यानी कि सी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ विल द रेजिस्टेंस ऑफ वायर बी अफेक्टेड इफ द करंट फ्लोइंग थ्रू इट इज डबल्ड, यानी कि यदि किसी तार का प्रतिरोध दुगना हो जाता है तो उसका प्रतिरोध कैसे प्रभावित होगा। तो V इक्वल्स टू IR, ये क्या कहता है ओम्स लॉ में बताया गया है, ओम्स लॉ। अब देखिए इसमें बोला गया है हाउ विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ वायर विल बी अफेक्टेड, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी यदि करंट जो फ्लो हो रहा है उसमें डबल कर दिया जाए, तो 2I करंट हो जाएगा।
तो अब सेम वैल्यू प्राप्त करने की रेजिस्टेंस को कितना हो जाएगा, R/2 होना पड़ेगा, तभी ये 2 से 2 कैंसिल आउट होगा, यानी कि ये वैल्यू जो आएगी सेम तभी आएगी आई आर, यानी कि रेजिस्टेंस जब क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, रेजिस्टेंस विल बी हाफ, यानी कि बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। प्रतिरोध की वैल्यू जो रहेगी आधी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12 है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ मास नंबर, यानी कि मास संख्या का प्रतीक क्या है। तो आपको इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी बार मैं डिस्कस कर चुका हूँ। अब इसको दर्शाने के लिए यदि कोई भी एलिमेंट x, कोई भी एलिमेंट है, उसका मास नंबर, द्रव्यमान नंबर यहाँ पर a से डिनोट किया जाता है, और परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर z से डिनोट किया जाता है। ये है एलिमेंट x, a है मास नंबर और z है उसका परमाणु संख्या यानी कि एटॉमिक नंबर। तो करेक्ट क्या हो जाएगा, b, यानी कि 1 से डिनोट किया जाता है मास नंबर। अब इसमें हमने देखा था जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, इससे क्वेश्चन बनते हैं एटॉमिक नंबर, यानी कि जिसको कि हम जेड से डिनोट कर रहे हैं, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और इक्वल्स टू होगा किसके, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। यहाँ से एक चीज कैलकुलेट हो जाती है। उसके बाद हम देखें जो मास नंबर है, मास नंबर यानी कि जिसको डिनोट कर रहे हैं ए से, और ये किसके बराबर होगा, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन के बराबर। तो यहाँ से आप सेकंड चीज पूछी जाए जो भी उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये दो फॉर्मूला आपको याद रखने हैं और ये डिनोशन उनका दिया हुआ है, बी हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो जो सत्य कथन है उसको हम चुनते हैं, जो सी ऑप्शन है, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि यहाँ पर जो छपा नहीं है तो यहाँ दिया हुआ है गेन्स इलेक्ट्रॉन, यानी कि ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन एन एटम गेन्स इलेक्ट्रॉन, सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। यानी कि कमी की प्रक्रिया के दौरान एक परमाणु इलेक्ट्रॉन क्या करता है, गेन करता है, पाता है, लाभ पाता है उसका, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, स्ट्रिंगिंग हेयर ऑफ नेटल लीव्स इंजेक्ट्स देयर बाय कॉजिंग बर्निंग पेन, यानी कि बिछुआ जो है कि पत्तों के डंक मारने से बाल झड़ते हैं जिससे जलन होती है, तो उसमें क्या उपस्थित रहती है। आप हिंदी यदि मिसप्रिंट हो तो उसको देख लीजिएगा, इंग्लिश आप जा सकते हैं इंग्लिश की तरफ। तो जो मैथेनिक एसिड है, मैथेनिक एसिड इसमें पाया जाता है जिससे कि बर्निंग पेन होता है, तो बी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द विलो विल मेल्ट इफ यू कीप देम ऑन योर पाम, यानी कि यदि आप उन्हें हथेली पर रखते हैं तो नीचे का कौन सा पिघल जाएगा। तो आप सभी जानते हैं जो गैलियम और क्या है CS, ये जो हथेली पर रखे जाते हैं, हथेली पर रखने पर पिघल जाते हैं गैलियम, और ये क्या है केशियम, तो ये हथेली पर रखने पर क्या होंगे, पिघल जाएंगे, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ग्रुप विच इज अट्रैक्टेड बाय वाटर मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, यानी कि पानी के अणुओं से आकर्षित होने वाले समूह को क्या कहा जाता है। तो पानी के अणुओं से जो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, उन समूह को कहा जाता है हाइड्रोफ्लोइक, हाइड्रोफिलिक, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। हाइड्रोफोबिक यानी कि जो जल विरोधी होगा, यानी कि फोबिक नाम से ही क्लियर है, यानी कि फोबिया यानी कि डरना। अब आकर्षित बोला गया है यानी कि अट्रैक्ट यानी कि हाइड्रोफिलिक, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन एंड हीलियम आर प्लेस्ड इन द, यानी कि हाइड्रोजन और हीलियम को किस ग्रुप में रखा गया, किस पीरियड में रखा गया, तो इनको फर्स्ट पीरियड में रखा गया है, तो करेक्ट क्या हो जाएगा, डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर ट्रू, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। द 4 and 5th पीरियड कंटेंस 18 एलिमेंट, यानी कि 4 और 5 जो अवधि है उसमें 18 तत्व हैं, तो ये करेक्ट है। द 77th and 4, ये सही कर लीजिएगा, 7th पीरियड इज
इनकम्प्लीट एंड कंटेंस 33 एलिमेंट, यानी कि जो 7th पीरियड है, अवधि है, अधूरी है और इसमें 33 तत्व हैं, तो ये रॉन्ग है। फिर है द पीरियड 6th इज कंटेंस 32 एलिमेंट, यानी कि 6 जो पीरियड है, 6 जो है उसमें 32 तत्व हैं, तो ये सही हो जाता है और ए सही हो जाएगा, यानी कि ए एंड सी दोनों करेक्ट होगा, तो डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लांट्स इज ड्यू टू अ टिश्यू कॉल्ड, यानी कि जो पौधों में लचीलापन पाया जाता है वो किस ऊतक के कारण पाया जाता है, तो जो कॉलन कायमा है, कॉलन कायमा यानी कि इस ऊतक के कारण जो पौधे होते हैं फ्लेक्सिबल होते हैं, उनमें लचीलापन होता है, तो सी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रोल ऑफ एपिडर्मिस इन प्लांट, यानी कि निम्नलिखित में से क्या पौधों में एपिडर्मिस की भूमिका नहीं है, तो क्या नहीं है, परफॉर्मिंग फोटोसिंथेसिस, यानी कि वो परफॉर्म नहीं करेंगे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, यानी कि डी इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द ऑप्शन दैट इज नॉट ट्रू अबाउट वस्कुलर सिस्टम, यानी कि वह विकल्प चुने जो संवहनी प्रणाली के बारे में सच नहीं है, यानी कि ब्लड इज रेड वस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू, तो ये तो सही है। रक्त संवहनी संयोजी ऊतक संयोजी लाल है, सो रक्त है लाल संवहनी संयोजी ऊतक है, तो ये करेक्ट है। इट फॉर्म्स अबाउट 17 to 18% ऑफ बॉडी वेट, यानी कि है शरीर के वजन का 17 से 18% प्रतिशत रखता है बॉडी वेट का, तो ये भी करेक्ट है। अब आपको रॉन्ग चुनना है, यानी कि देयर एक वयस्क व्यक्ति में खून 6.8 लीटर के आसपास रहता है, यानी कि दिस इज अबाउट 6.8 लीटर ऑफ ब्लड इन एन एवरेज पर्सन, तो ये भी सही है। लाइफ स्पान ऑफ ह्यूमन आरबीसीज इज 115 to 120 डेज, यानी कि मानव लाल रक्त कोशिकाओं का जीवन काल, जो मानव शरीर में लाल रक्त कोशिकाएं आरबीसी रहती हैं उनका जीवन काल 115 से 120 दिन होता है, तो ये तीनों ही करेक्ट है। अब जो शरीर का जो वजन है इसने बोला है 17 to 80% रहेगा बॉडी वेट का, तो ये हो जाएगा रॉन्ग, यानी कि जो वस्कुलर सिस्टम है ये इतना वजन कैरी नहीं करते हैं, तो ये हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। रॉन्ग आपको बताना था, नॉट करेक्ट, तो बी हो जाएगा नॉट करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्व्स डैश बिलोंग टू, यानी कि यौन प्रजनन में क्या से संबंधित डैश शामिल है, तो जो 2 पेरेंट्स रहेंगे शामिल और अपोजिट सेक्स रहेंगे, यानी कि 2 पेरेंट्स होंगे, माता होगा और पिता होगा, और अपोजिट सेक्स के होंगे, विपरीत लिंगों के होंगे, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25 है डैश इज एसोसिएटेड विद द थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, यानी कि कौन विकासवाद के सिद्धांत से जुड़ा हुआ है। अब ये जो विकासवाद का सिद्धांत है, यानी कि थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन है, ये दी है चार्ल्स डार्विन ने, यानी कि ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। और इन्होंने जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन बताया है, विकासवाद का सिद्धांत बताया है, इसमें कहा है जो थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन जो है बेस्ड है किसके, जो भी मनुष्य या कोई भी प्राणी अपना चेंज करते रहे टाइम के अकॉर्डिंग, जो ज़रूरतें रहें उनको अपने अकॉर्डिंग चेंज करते रहे, उसी को इन्होंने समझाया है विकासवाद के सिद्धांत से, यानी कि एवोल्यूशन के सिद्धांत से, तो ए इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसी के कारण ये बहुत बड़े वैज्ञानिक भी रहे थे, तो ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये आज की सीरीज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। लेक्चर आपको पसंद आए तो लाइक और शेयर आप ज़रूर किया किसी अपने फ्रेंड्स के साथ। साथ ही में लाइफ एक्सपीरियंस एजुकेशन चैनल के साथ जुड़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। थैंक यू।